हेलो, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर स्वाति, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज अपन बात करने वाले हैं कि घुटने का दर्द क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और इसके क्या-क्या स्टेजेस पर क्या-क्या ट्रीटमेंट है। मतलब किस तरीके से होता है और फिज़ियोथेरेपी के अलावा और क्या-क्या अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या नी रिप्लेसमेंट कराना, मतलब घुटने की प्रॉपर सर्जरी कराना, घुटना चेंज कराना अच्छी चीज़ है? क्या इससे कोई नुकसान नहीं होते? क्या ये इसके बाद में हमारा दर्द ख़त्म हो जाता है? आज अपन इन सारी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं और मुझे लगता है काफ़ी डाउट्स आपके इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएंगे कि घुटने में अगर आपको दर्द शुरू ही हुआ है तो भी आप किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एंड स्टेज पे पहुंच चुके हो जहां पर डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है तब भी आप कैसा ट्रीटमेंट ले सकते हो। सो स्टे ट्यून विथ मी। आइए, ये जो अपन एक्सरे देख रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल एक्सरे इसलिए मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये जो घुटना है और ये जो हड्डी है और ये जो हड्डी है, इन दोनों के बीच में आपको एक काली सी लाइन दिख रही है। ये जो ब्लैक ब्लैक एरिया दिख रहा है ये इसमें होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज के लिए इसने जगह छोड़ दी, बाकी ये अपनी अपनी जगह पे उपस्थित है। ठीक है, घुटने में क्या होगा अगर दर्द होगा या घुटना घिसाना, क्या होगा, ये जो जगह है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये जगह ख़त्म हुई, इसका मतलब आपका घुटना खराब होना शुरू हो चुका है या खराब हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी? नेक्स्ट स्टेज ये है। ठीक है, ये कार्टिलेज देख लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको धीरे धीरे ये कार्टिलेज खत्म होते हुए दिख गया होगा। ठीक है, और बोन दिखना शुरू हो गई, कार्टिलेज गायब होना शुरू हो गया। ये सेकेंड स्टेज है। और इन दोनों की स्टेज कैसे आती है? जब आपके घुटना मतलब अचानक से कहीं गिर गए थे आप, मुड़ गया, मुड़ने के बाद क्या होगा, जो आपकी मसल्स थी वो जो इस तरीके की आपकी मसल वर्क कर रही थी उसको, घुटने को ऐसे होल्ड करके रखने में, ठीक है, वो लूज हो गई तो उसने अपनी पकड़ छोड़ दी क्योंकि मुड़ गया था, या नॉर्मली भी हो सकता है। ठीक है, और पकड़ मसल ने छोड़ी तो जो हड्डी है, जो बोन है, वो नीचे की तरफ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई। तो उससे क्या होगा, ये नीचे वाली जो हड्डी है इससे घिसाना शुरू हो गई। ठीक है, ये प्रोसेस बता रही हूँ पूरी। हड्डियाँ वीक होने की मसल्स वीक होने की वजह से हड्डियाँ नीचे की तरफ आना शुरू हुई। नीचे की तरफ आने से नीचे वाली हड्डी से ये घिसना शुरू हो गई। नीचे वाली हड्डी से ये जैसे घिसना शुरू हुई, उसके बाद में जो इसमें कार्टिलेज उपस्थित था, जो इसमें आपको ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, ये गद्दी जो थी ये घिसना शुरू हो गई। ये जैसे घिसना शुरू हुई, ठीक है, ये घिसते घिसते फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये खत्म हो गई। तो जब कार्टिलेज खत्म हो गया तो हड्डियों से घिसते हुए यहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी हड्डियाँ बनाना शुरू कर दी। छोटी छोटी हड्डियाँ कैसे बनती है कि जब एक दूसरे से घिसाव होता है तो वहाँ पे ब्लड आने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। जब ब्लड आने लगता है, दर्द होने लगता है, तो वहाँ पे उसको बचाने के लिए अदर सेल्स जाती है। अदर सेल्स जाएगी तो क्या, सेल्स के रूप में वो क्या होगा, वहाँ जाके जम जाएगी, तो वो कैल्शियम के रूप में वहाँ पे जम जाएगी। तो मतलब आप सोचिए कि मेरे ये हाथ है, ये एक हड्डी है, एक नीचे वाली हड्डी, ऊपर वाली हड्डी, इस हड्डी में छोटे छोटे से पिंपल हो गए। ये पिंपल हो गए और ये इससे घिसा रहे, क्या होगा, आपको बहुत सीवियर दर्द के साथ में क्या होगा, ब्लीडिंग, ब्लड निकलेगा। तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो होगी ब्लड इसमें आने लग जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेज है जिसमें कि सूजन आ जाती है, दर्द होता है, चला नहीं जाएगा। ठीक है, ये लास्ट फाइनल स्टेज में आप चले गए। ठीक है, तो ये तीनों चारों स्टेजेस अपन ने डिस्कस कर ली। एक बार और मैं रिकॉल करा देती हूँ कि किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम जा रही है। पहले नॉर्मल एक्सरे आ गया आपका, फिर उसके बाद में ये बढ़िया शानदार सा आपका कार्टिलेज है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कार्टिलेज खत्म होने लगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, पहले मसल कमज़ोर हुई। अगर आप इसी स्टेज में हो कि घुटने के बीच की स्पेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन घुटने के बीच की स्पेस ठीक है लेकिन दर्द हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ मसल वीक है। फटाफट से जाओ अपने फिजियोथेरेपिस्ट के बाद एक्सरसाइजेस सीखो, 2-3 महीने तक एक्सरसाइजेस करो और इस चीज़ से फ्री हो जाओ। ये नहीं किया, ठीक है, इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा, ये कार्टिलेज खत्म। ठीक है, क्योंकि घुटना तो घिस रहा है, कार्टिलेज खत्म हो जाएगा। इस पे अगर वर्क नहीं किया तो क्या होगा, ये देखो हड्डियाँ धीरे धीरे और दूसरी हड्डियाँ भी वहाँ पे बनना शुरू होगी। छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स जिसे बोलते हैं, यहाँ पे बोन हो जाएगी और एक दूसरे से घर्षण करेगी। और उसके बाद नेक्स्ट फाइनल स्टेज आ जाएगी कि आपको ब्लड यहाँ पर आने लग जाएगा।
ठीक है। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट का तो मैंने बता दिया है, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करूँगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेज में हम बचा सकते हैं आपको, लेकिन आप भूल गए हमारे पास आना, तो नेक्स्ट स्टेज आ गई ये, जहाँ पे आपका कार्टिलेज खत्म हो गया। तो डोंट वरी, मैं इसका भी ट्रीटमेंट बता दूंगी, भले ही मैं मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो। ठीक है, क्या है PRP, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपके ब्लड से, वो आपके खुद के ब्लड से इंजेक्शन के थ्रू प्लाज्मा निकालेंगे एंड प्लेटलेट सेल्स निकालेंगे, फिर उनको एक प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में वो आपके नी में इंजेक्ट कर देंगे इस तरीके इंजेक्शन के थ्रू, और वापस से आपको लुब्रिकेंट मिल गया और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नी वापस से वर्क करने लग गया। लेकिन रुक जाओ, फर्स्ट स्टेज अभी भी आपने क्लियर नहीं की। ये लुब्रिकेंट मिल गया लेकिन मसल्स वीक है, ठीक है, तो मसल्स को ताकत दे दो और ये वाला काम भी करा लो, तो सेकेंड स्टेज में आप इससे फ्री हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से भी निकल गए कि भाई आपने इसे भी इग्नोर कर दिया और आप फाइनली पहुँच गए थर्ड स्टेज पे कि अब आपके घुटने ख़राब हो चुके हैं। अब जवाब दे दिया है डॉक्टर्स ने कि सॉरी, सर्जरी करानी पड़ेगी, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आप उनसे PRP डिस्कस कर लो कि क्या PRP कुछ चीज़ होती है, प्लाज्मा मतलब प्लेटलेट प्लाज्मा कुछ डिपॉजिट हो सकता है हमारे, मतलब इसमें कुछ इंजेक्ट हो सकता है। अगर वो आपके सर्जन्स आपको सलाह देते हैं कि हाँ अभी आपके घुटने उस लेवल पे हैं कि कर सकते हो, तो कि ठीक है फटाफट से कर दो। ठीक है, लेकिन वहाँ से भी निकल गए और ब्लड आ गया। अब ब्लड आने के बाद में मतलब ये समझ लो कि नेक्स्ट के भी नेक्स्ट लेवल पे हो आप। ठीक है, अब आपका दोनों चीज़ों से काम नहीं चलेगा, एक्सरसाइजेस हट गई, उसके बाद में PRP हट गई, फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी टोटल नी रिप्लेसमेंट। मतलब आपको घुटने को बदलवा दो, आप आर्टिफिशियल घुटना अपने घुटने में अटैच करा दो। आर्टिफिशियल घुटना मतलब कि जो नकली बोन होती है, मेटल्स होती है, वो आप घुटने में अटैच कराओ। और आर्टिफिशियल ये मेटल्स की बनी होती है, लेकिन ये लगाने के बाद भी आप दर्द से फ्री हो जाते हो। ठीक है, PRP की बात करें तो PRP का जो रिसर्चर्स है उसके अकॉर्डिंग 70% रिकवरी है। मतलब अगर बहुत सारी जगह पे आप बात करोगे तो 70% पेशेंट्स इससे ठीक हुए हैं, अगर इनिशियल स्टेज पे आपने काम कर लिया। घुटने दर्द हो रहे हैं, अपने डॉक्टर से आप एक बार डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में। और सारी स्टेजेस से पार हो गए हो, नी रिप्लेसमेंट में चले गए हो, तो आप एक बार डिस्कस करिए सर्जन से कि क्या नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि मैम डॉक्टर्स ने तो बोल दिया है सर्जरी का, मुझे नहीं कराना, मुझे डर लगता है ये मतलब सर्जरी वगैरह से, इसके बाद मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पाई तो, मैं चल ही नहीं पाई तो। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं पिछले 3 साल से जो नी रिप्लेसमेंट सेंटर है वहीं पर वर्क कर रही हूँ और बहुत अच्छे डाटाज रहे हैं उनके, और 80% पेशेंट्स में रिकवरी आई है। इसलिए आप टेंशन फ्री होकर नी रिप्लेसमेंट पर भी जा सकते हो, क्योंकि आई नो कि पेन बहुत बुरी चीज़ होती है और टॉलरेट नहीं होता है। स्पेशली मैं ये बात करूँ कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो जो उनके सिर्फ घुटने की वजह से वो अपन पे डिपेंड हो जाते हैं, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, बहुत सारे अदर्स काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप कर सकते हो तो नी रिप्लेसमेंट उनका करा दीजिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए और अपने पैरों पर आप वो अच्छे से खड़े हो पाए। लेकिन इसके भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारे उनकी अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो भी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हेल्थ इश्यूज सब नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है कि आप ठीक हो, फिट हो, हम कर सकते हैं, तो आप किसी भी एज में हो, मतलब मैं ये कहूँगी कि इनिशियल स्टेज में जितनी जल्दी, मतलब आप 50 में 60 में हो और आपको लगता है घुटना ख़राब हो गया है, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया तब ले लो, क्योंकि जितनी जल्दी ले लेंगे आप उतना ज़्यादा आपकी बॉडी उस चीज़ को एडप्ट कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये नकली है तो ये कितने दिन चलेगा। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है 20 से 25 साल। ठीक है, उसके बाद में ये आपको दिक्कत देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से आपको कराना पड़ेगा। लेकिन इसे ओल्ड एज में क्यों करते हैं, मतलब अगर मैं कहूँगी कि मुझे कराना है तो नहीं अलाउ करेंगे, 30 साल 40 साल 50 साल तक अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट इनको अभी 50 साल 20 साल 30 साल और जीना है, और ये तो 20-25 साल में ख़राब हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद में इनको दिक्कत आएगी, फिर अपन को दूसरे घुटने लगाने पड़ेंगे, नेक्स्ट स्टेज देखनी पड़ेगी।
लेकिन आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी जो एज है वो 60 है, 55 है, 70 है, तो उनको करा सकते हो, क्योंकि मेन बात ये आती है कि उनका अब ज़्यादा वर्कआउट नहीं है, इन घुटनों पे ज़्यादा वजन डलता है, ज़्यादा इनका यूज़ होगा, तो इनकी लाइफ साइकिल 20-25 साल की है, वरना इसकी लाइफ साइकिल अच्छी है। और अगर आप इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, ज़्यादा आपका हार्ड वर्क नहीं है, तो ये ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, तो उन वो पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं। अपने नॉर्मल डेली रूटीन के लिए इन्हें हेल्प में ले सकते हैं और अच्छी रिकवरी है। हमारे यहाँ के जो पेशेंट्स होते हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी, तो मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ कि हम लोगों के एरिया में जितने भी नी रिप्लेसमेंट हमारे हॉस्पिटल से हुए हैं, उन्होंने उन सब से मिला, उन सब से मिलते थे वो। उसके बाद में उनको कॉन्फिडेंस आता था, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पास में काफ़ी अच्छा विलेज एरिया आ जाता है, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि भाई किस तरीके से वर्क करेगा। तो वो पेशेंट से मिलते थे, पेशेंट्स बोलते थे बहुत अच्छा वर्क है, हम चल पा रहे हैं, ठीक है, फिर वो आके करा लेते थे। इस तरीके से हमारे हॉस्पिटल के जो नी रिप्लेसमेंट है उसका रेशो इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि जो सर्जन है उनका मेन वर्क नी रिप्लेसमेंट था, और साथ में फिर उसके हिसाब से वो पेशेंट का रेशो इंक्रीज़ हुआ है नी रिप्लेसमेंट का, और उनके कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ है। अब जो पेशेंट्स न्यू आते हैं वो वापस से उनसे नए पेशेंट से डिस्कस करते हैं, और इस तरीके से वो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। आप भी ये चीज़ अपने एरिया में कर सकते हो। आपके जो भी एरिया के डॉक्टर्स हैं उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए सर हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, आप हमें बताइए कि आपने वो किस किस की सर्जरी की है, क्या वो ठीक है, हम उनसे मिल सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, हमारे घर वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और हम ये करा पाएँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने सीखी है, आप भी कराइए। लेकिन ये बिग सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स आपको इतना अलाउ नहीं करेंगे इतनी चीज़ें, और अगर वो कर भी देते हैं तो मतलब वहाँ मेट्रो सिटीज़ में बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं, जो जिनसे आपका मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। खूब से खूब 1-2 लोगों से आप मिल पाओगे, लेकिन अपने लोकल एरिया में अगर सर्जन हैं आपके, तो वो उस एरिया का, क्योंकि वो 100 एरिया में 100 किलोमीटर के एरिया में होंगे आप उनके सारे पेशेंट्स, तो वो आप वहाँ पे आराम से उनसे डिस्कस कर सकते हो 100-200 एरिया में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने सीखी है, आप भी करिए ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसके बाद काम कीजिए। सेम चीज़ आप सब पे अप्लाई कर सकते हो, पीआरपी पे कर सकते हो, फिजियोथेरेपी में कर सकते हो, थोड़ा सा अपनी रिसर्च करके उसके बाद चले जाइए। लेकिन ये है कि आपने जो तीनों स्टेजेस सीखी है ना, तीनों स्टेजेस पे हमारा रोल हमेशा रहेगा। कि फर्स्ट स्टेज में अगर आपने मसल वीक में ही बचा लिया, तब भी आप एक्सरसाइजेज से बचाओगे। पीआरपी करने के बाद भी आपको एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज को फिर भी आपकी वीक है, और फर्स्ट स्टेज वीक है तो सेकंड स्टेज वापस से आ सकती है, इसलिए फर्स्ट स्टेज पे काम कर लेना। थर्ड स्टेज अगर आपकी नी रिप्लेसमेंट हो ही चुका है, फिर भी आपकी फर्स्ट स्टेज पे आपको वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो होता है ना कि भाई कमज़ोर हैं हम, अब आप कमज़ोर हो लेकिन आपने ब्लड चढ़ा लिया है, सब कर लिया, लेकिन डॉक्टर्स आपको फिर भी कहेंगे कि अपनी डाइट मेंटेन करो, आप हेल्दी खाओ तो ब्लड बढ़ाओ। ठीक है, वही सेम चीज़ है कि फिर भी हम वही कहेंगे कि आप अच्छे से काम करो। ये जो प्रॉब्लम होती है घुटनों की, ये सबसे ज़्यादा लेडीज़ में होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइफ़स्टाइल है वो बिल्कुल ऐसी होती है, घर पे रहना, कंटिन्यूअसली 2-3 घंटे तक खड़े रहना किचन में, तो इससे क्या होगा, उनका वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, वो ज़्यादा चल फिर नहीं रही है, वो बस एक जगह कांस्टेंट खड़ी है, उसकी वजह से उनका हेल्थ बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। और मोटापे की सबसे मेन वजह होती है घुटने में घिसा होना मोटापा, क्योंकि ये कपड़ा जैसे कमज़ोर हो जाता है और वो फटने लग जाता है। अभी मेरी ये साड़ी है, मैं इसको खींचूंगी ये नहीं फटेगी, क्योंकि अभी ये न्यू है, लेकिन अगर इसे मैंने 2-5 साल, 10 साल, 20 साल रख लिया, उसके बाद आप इसे खींचोगे इजीली फट जाएगी, अगर ये बार बार वॉश हो रही है, बार बार यूज़ हो रही है। इसी तरीके से अगर आपका घुटना बार बार यूज़ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वजन ले रहा है, तो बहुत जल्दी वियर एंड टीयर हो जाएगा और कार्टिलेज अपना फट जाएगा। ठीक है, तो आप अपना वजन सबसे पहले कम कीजिए, आपका वजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें नहीं, जैसे बीपी हो गई, शुगर हो गई, सब में ही वजन बहुत बड़ी इशू है। तो जितनी जल्दी आप अपना वज़न कम करेंगे, उतना घुटने पे प्रेशर कम जाएगा और उतना आप हेल्दी रहोगे। तो इन तीनों स्टेजेस में आपको जैसे ही पता चले कि अपना घुटना दर्द हो रहा है, तब तो आप सतर्क हो जाइए कि मुझे वज़न पे भी काम करना है। कैसे? ऐसा नहीं कि आप भूखे रहना शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं। आप बस ये करो कि आप कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होती है, गेहूँ वगैरह जो अपन खाते हैं, बहुत अच्छा मात्रा में होता है अपना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा।
क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो, आपका कोई बहुत हैवी वर्कआउट नहीं है, तो वो यूज़ ही नहीं हो रहा है। मतलब आपने आज 3 रोटी खा ली और उसका यूज़ तो 1 रोटी जितना हुआ, कल और 3 खा लीजिए आप, तो मतलब 5 रोटी तो स्टोर हो गई, 2 रोटी आपकी यूज़ हो गई, ठीक है? तो उसकी बजाय क्या कीजिए आप कि कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, गेहूँ वगैरह खाना कम कीजिए, उसकी बजाय सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स वगैरह को आपके ज़्यादा वर्कआउट की नीड नहीं होती, वो इजीली वर्क वॉश आउट हो जाते हैं अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे हो तब भी। खाना टाइम पे खाइए, मतलब नाइट में 9-10 बजे आप खाना खाने की बजाय 6-7 बजे खाइए। आई नो मैं बोल रही हूँ, मैं भी फॉलो नहीं करती, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छी चीज़ फॉलो करती हूँ कि मैं अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ऐड रखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस वगैरह ऐड रखती हूँ, ताकि मैं कम से कम गेहूँ या कार्बोहाइड्रेट्स आटा वगैरह लूँ और ज़्यादा मतलब ज़्यादा हेल्थ ना बढ़े। तो ये चीज़ आप भी यूज़ कीजिए। और इसका सबसे अच्छा यूज़ ये हो सकता है कि आप बहुत सारा प्लेट भर के सैलेड खाने से आधे घंटे पहले लीजिए। आधे घंटे पहले आप मतलब ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, मतलब जो आपको पसंद हो सैलेड में वो खा लीजिए भरपेट। उसके बाद खाना खाइए। उससे क्या होगा, एक बहुत अच्छी सी मोटी सी परत आपकी वेजिटेबल्स की बन जाएगी, जो कि आपकी बिना एनर्जी के भी वॉश आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? उसका यूज़ हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर आपने रोटी खाई, 2 रोटी 3 रोटी जितनी आपको हो गया, तो क्या होगा, ये जब निकलेंगे बॉडी से तो साथ में रोटी भी वॉश आउट होना शुरू हो जाएगी, उसका भी डाइजेशन ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मतलब 1 गिलास पानी में आपने 1-2 बूंद नींबू डाला तो वो इजीली मिक्स हो जाता है, लेकिन आपने बहुत सारे नींबू का जूस ले लिया और उसमें 1-2 बूंद पानी डाला तो उसका खट्टापन कम नहीं होगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आपका वज़न कम करना कितना ज़रूरी है और किस तरीके से आप कम कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ तो एक्सरसाइजेस होती हैं। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेस लीजिए और चलिए, चलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन घुटने का दर्द है तो आलकी पालकी बना के जो अपन बैठते हैं क्रॉस लेग में, वो मत बैठिए। ज़्यादा वज़न लेके नहीं चलना है आपको, ठीक है? ऐसी कुर्सी पे नहीं बैठना है जहाँ पे आपके हाथ वगैरह के लिए सपोर्ट ना मिले। बस सीधा बैठो तो उस पे बहुत ज़्यादा वो लोड आपके घुटने पे जाएगा। तो ऐसी चेयर ना यूज़ करें, ना ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ें, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है आपको, ठीक है? और धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली अपने घुटनों पे वर्क करना शुरू कर देना है, ठीक है? ये वीडियोस जो मैं बनाती हूँ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए बनाती हूँ कि आपका नॉलेज बढ़े, बिल्कुल ट्रीटमेंट पर्पस नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट फाइनली आपके डॉक्टर्स आपका करेंगे। एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट हो गया, एज अ सर्जन हो गया, एज अ ऑर्थोपेडिशियन हो गया, आप उनसे मिलिए। हाँ, नॉलेज बढ़ गई है, अब आप उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो कि सर पीआरपी क्या होता है, क्या ये हो सकता है, सर फिजियोथेरेपी क्या होता है, क्या ये हो सकता है, सर नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। ओके, उनसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, वरना वो बोलेंगे कि सब पढ़ लिया है तो ट्रीटमेंट खुद ही कर लो, ठीक है? बस अपना नॉलेज बढ़ाइए ताकि आप अपने जिस भी स्टेज पे हो जल्दी से जल्दी अपने घुटने को ठीक कर पाएँ, ठीक है? और अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो आप लाइक कीजिए एंड मुझे बताइए अगर आपको एक्सरसाइजेस सीखनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक्सरसाइजेस बना दूंगी कि पीआरपी के बाद की एक्सरसाइज या फिर नी रिप्लेसमेंट के बाद की एक्सरसाइज, या शुरुआत में ही आप जानना चाहते हो कैसे करूँ। तो थैंक यू सो मच। आप उम्मीद है मुझे कि आपका नॉलेज बढ़ा है। आप और सर्च कीजिए, और रिसर्च कीजिए, लेकिन आप खुद को हेल्दी रखिए, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू।